हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और वंस अगेन आई वेलकम यू टू दिस सीरीज एडजस्टमेंट एंट्रीज। देखिए, एडजस्टमेंट एंट्रीज का यूज कहाँ होता है ये हमें पहले समझना चाहिए कि जब भी हम बिजनेस में ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए हमें अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो आपको एक्चुअली बता रहे हैं कि लास्ट बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस की सिचुएशन क्या है। बट ये फाइनल अकाउंट्स आए कैसे हैं, तो हमें समझना होगा कि कहाँ पे कुछ चीजें रह गई हैं, गलती हैं, जिसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है फाइनल अकाउंट में। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है वाई एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो अगर हम इसको देखें, तो अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि ये फाइनल अकाउंट्स आए कैसे, क्या ये फर्स्ट स्टेप है? तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप था हमारा जर्नल, जिसमें हम क्या करते थे, हम सारी एंट्रीज थी उनको रिकॉर्ड कर देते थे, उनको नोट डाउन कर देते थे। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? सेकंड स्टेप हम सेकंड बुक बनाते थे, लेजर, जिसमें हम क्या करते थे, जो भी हमने रिकॉर्ड किया है ना उसको क्लासिफाई कर देते थे। क्लासिफाई यानी सबके सेपरेट अकाउंट्स बना लेते थे। जैसे कि अगर हम बात करें, ये जर्नल है जिसमें सब कुछ नोट डाउन है, रिकॉर्डेड है। फिर हम इसको क्लासिफाई करते थे, यानी परचेज के, सेल्स के, कैश के, सबके अलग अलग पेजेस बना लेते थे। तो इसी को हमने क्या बोला गया था? क्लासिफाई। थर्ड स्टेप क्या था हमारा? हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता था कि ये जो भी क्लासिफाई किया गया है, इनके जो भी बैलेंसेस हैं वो हम बैलेंसेस एक पेपर पे नोट डाउन कर देते थे। अब ये जो बैलेंसेस होते थे, इसी के बेसिस पे हम फोर्थ और लास्ट स्टेप बनाते थे, जिसको बोलते थे फाइनल अकाउंट्स। और इस फाइनल अकाउंट्स में हम दो बनाते थे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कितना है, और बैलेंस शीट बताती है कि आपकी असेट्स और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। तो अकाउंटिंग में हमने ये समझा था कि इस तरीके से हमें किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंट्स बनाते हैं और लास्टली हमें ये पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस या फिर पोजीशन क्या है असेट्स और लायबिलिटीज की। बट सपोज कर लीजिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कोई, जब हमने जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड की थी, तो यहाँ रिकॉर्ड करते हुए कोई गलती हो जाती है। अगर मुझे 500 का अमाउंट लिखना था, उसकी जगह मैं 5000 लिख जाता हूं बाई मिस्टेक। या सपोज कर लीजिए कोई एक एंट्री लिखने से ही रह गई, या मुझे किसी को 10,000 का पेमेंट करना था और मैंने केवल 9,000 का पेमेंट किया, लेटर और मुझे 1000 का पेमेंट और करना पड़ा। तो इन सब में अगर ये गलतियां हो जाती हैं या ये मिस्टेक हो जाती हैं, ये ओमिशन हो जाती हैं, लिखने से रह गया, तो अब आप क्या करोगे? आप क्या दोबारा से जर्नल को ठीक करोगे, लेजर को ठीक करोगे, ट्रायल बैलेंस को ठीक करोगे और फिर फाइनल अकाउंट्स में ठीक करोगे? नहीं, ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर हो गया, कंबरसम प्रोसेस हो गया और बहुत टेक्निकल हो गया। तो इसलिए ये कहा जाता है जो भी लिखने से रह गया है, उन जो आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो ना, आप इसी में एडजस्ट कर दो, आप यहीं पे एडजस्टमेंट कर दो। देखिए, अल्टीमेटली अगर आप जर्नल में करते तो उसका भी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में ही आता। तो अगर हम सीधे फाइनल अकाउंट में ही एडजस्ट कर देते हैं, तो हमारे बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट की पोजीशन एग्जैक्ट एक्यूरेट पता लगेगी। क्योंकि अप टू द टाइम कुछ रह गया, कोई गलती है, तो हमें एक्यूरेट पता ही नहीं लग पा रहा। तो एक्यूरेट पता करने के लिए क्या चाहिए कि आपकी जो भी गलतियां हो गई हैं, जो भी आपकी ओमिशंस हो गई हैं, जो भी एरर्स हैं, उनको यहीं फाइनल अकाउंट्स में करेक्ट कर दो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एडजस्टमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं और ये एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में ही क्यों एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी गलतियां, एरर्स, ओमिशन हो सकते हैं और उनको किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में नोट डाउन करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करना है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी एडजस्ट करना है और बैलेंस शीट में भी। तो कोई भी एरर अगर आपकी हुई है तो वो दोनों जगह आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगी और बैलेंस शीट में भी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इन सभी के वीडियोस हम बना चुके हैं सेपरेटली। तो अगर आपका कोई भी मिस हो गया है या आपको किसी में भी डाउट है, तो मैंने लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडजस्टमेंट वाली एंट्री पे आए। अब प्रॉफिट और लॉस या बैलेंस शीट, इनमें दो तरीके के साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, लायबिलिटी और असेट्स। तो जो भी चीज है एडजस्टमेंट, वो एक एडजस्टमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस के या तो डेबिट या क्रेडिट में जाएगी, और या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड और असेट साइड में। तो वन बाय वन अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट्स की। तो यहां मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए, आप जो बिजनेस करते हैं वो कब से कब तक कर रहे हैं, या बिजनेस बना रहे हैं, आप बना रहे हैं 1 अप्रैल फॉर एग्जांपल 24 से 31 मार्च 2025 तक। अगर मान लीजिए आपका ये पीरियड है, अब ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 हो सकता है या लाइक्स हो।
आप जब भी बिजनेस कर रहे हो तो ये सारी रिकॉर्डिंग आपने जर्नल में की होगी, बट जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक कितना सामान आपका बिकने से रह गया, सेल होने से रह गया, उसको भी हम बिजनेस में नोट डाउन करेंगे। बट वो आपको पता कब चलेगा, वो तो आपको 31 मार्च के बाद ही पता लगेगा, यानी जब पूरा साल खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपके पास कितना स्टॉक रह गया। माई क्वेश्चन टू इज, क्या वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर पाए होंगे इस ड्यूरेशन में? नहीं। तो जब इस ड्यूरेशन में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए होंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक आया ही नहीं होगा जर्नल में। तो जब जर्नल में नहीं आया तो लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स में आया ही नहीं, तो इस वजह से लिखने से रह गया। अब इसको हमें सीधे फाइनल अकाउंट्स में लिखना है। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक ये तो समझ में आ गया, जो क्लोज एट द एंड रह जाता है हमारे पास, कैसे लिखेंगे उसको? तो देखिए एक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हम उसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, और दूसरा मैंने लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट क्या करेंगे। तो जब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू में कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन एक्सप्लेन एग्जैक्टली कहाँ एडजस्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट साइड में आपकी सारी इनकम होती है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आप बाद में सेल ही करोगे तो इससे आपको इनकम ही जनरेट होगी। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, शोन ऑन द क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे ये शो होगा। वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपकी असेट है, तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड में राइट हैंड साइड में शो होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है शोन ऑन द असेट साइड, ठीक है, एज द करेंट असेट्स। तो असेट्स में भी दो होती हैं, करेंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। करेंट असेट्स वो होती हैं जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिक्स्ड असेट्स जो लाइफ लॉन्ग सेम रहती हैं। तो ये आपका क्या है, ये तो आप सेल कर दोगे तो इसलिए करेंट असेट है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में मैं आपको समझाना चाहूं तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये मैंने फॉर्मेट ले लिया है आपका, ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का ही फॉर्मेट है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आ रहा है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं वो ट्रेडिंग में आते हैं और इनडायरेक्ट किस में आते हैं, P&L में। तो ये तो आपका स्टॉक है, सेल करोगे, सेल से रिलेटेड है, तो ये कहाँ आएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, ये कहाँ आएगा, दूसरा ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी है, राइट हैंड साइड में एसेट है। तो ये आपका कहाँ आ रहा है, आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि एडजस्टमेंट एंट्रीज को कैसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज वो होती हैं जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में या तो लिखने से रह गई है या कुछ गलती हो गई है। हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिख रहे, सीधे फाइनल अकाउंट्स में पहुंचा रहे हैं। और फाइनल अकाउंट्स में भी P&L यानी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, और बैलेंस शीट में या तो असेट्स में आएगा या लायबिलिटीज में आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एंट्रीज की। तो देखिए अब सेकंड हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी जो एक्सपेंसेस देने से रह गए हैं, राइट, उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब जो एक्सपेंसेस देने से रह गए हैं वो आप क्या करोगे, आपको देखना होगा कि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो ट्रेडिंग में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो P&L में आएंगे, और एक कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट में। सो दैट इज द रीजन पहले तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रीटमेंट इन ट्रेडिंग अकाउंट। आप ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम आती है। तो ये एक्सपेंसेस देने से रह गए, यानी आप पे करोगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, तो ये कहाँ होंगे, डेबिट साइड में शो होंगे, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसमें ये ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर वेजेस दिखा रखी है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, तो वेजेस मान लीजिए 1000 रुपीज की वेजेस दिखा रखी है और 200 रुपीज देने से रह गए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये 200 और 1200 को हम शो कर देंगे फाइनल अमाउंट। इसी तरीके से अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मान लो सैलरी देने से रह गई है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस रह गए हैं, एडवर्टाइजमेंट रह गया है, इंश्योरेंस रह गया है, कोई भी अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम P&L अकाउंट में शो करेंगे, और अगेन यहाँ पे एडिड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड। जैसे अगर मान लीजिए सैलरी थी और सैलरी 1000 रुपीज ऑलरेडी दे चुके, और प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मान लो रह गए हैं 500, तो यहाँ 1500 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट में भी दिखा दूं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि एक तरीके से बेसिक क्लास आपको मैं दे रहा हूं। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें यहाँ पे ऐड हो जाएगा अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और यहाँ पे रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, जितने भी एक्सपेंस है जिससे भी रिलेटेड आपका एडजस्टमेंट है आप उसी में सिंपल ऐड कर देंगे और फाइनल अमाउंट यहाँ पे दिखा देंगे। तो जो प्लस की कैलकुलेशन है वो आप इनसाइड कर सकते हैं और फाइनल अमाउंट आप यहाँ दिखा देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि ये आपकी क्या है, लायबिलिटी है, एसेट है।
कोई एक्सपेंसेस देने से रह गए हैं, अभी फर्दर पे करनी है, तो ये आपके बिजनेस में लाइबिलिटी है आपकी। तो लाइबिलिटी को कहां शो करते हैं? लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में शो करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट क्या होगा? शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड एज अ करेंट लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी में शो करेंगे। अब लाइबिलिटी में भी दो होती हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म होती है उनको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो जो देने से रह गया है वो आप दे दोगे, उसी साल दे दोगे, तो ये करंट लाइबिलिटी है आपकी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएंगे, P&L या ट्रेडिंग में ऐड हो जाएंगे, और अगर बैलेंस शीट में आ रहे हैं तो लाइबिलिटी आपकी, तो वो लाइबिलिटी साइड में आएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसी तरीके से कुछ पेमेंट आप क्या करते हैं, आप पहले एडवांस में पे कर देते हैं। दो चीजें थी, पहली कुछ देने से रह गया उसको हमने आउटस्टैंडिंग बोला, और जो एडवांस में दे दिया उसको हमने प्रीपेड बोला। जैसे आप मोबाइल करते हैं ना, मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, आपने 1 साल का करा दिया, 2 साल का करा लिया, 3 महीने का, तो आपने पहले ही करा लिया। अच्छा, हमें जो डिटेल लेनी होती है वो कब से कब तक लेनी होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब मान लीजिए आपने बिजनेस में क्या किया, 2 साल का पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस का या टेलीफोन का, कोई भी 2 साल का पेमेंट कर दिया, और आपने क्या किया, एक्सपेंसेस में 2 इयर्स का दिखा दिया। जबकि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हम सारे एक्सपेंसेस 1 ईयर के लेते हैं, सारी इनकम 1 ईयर की लेते हैं। तो अगर आपने 2 ईयर का दिखा दिया है तो आप क्या करोगे, उसमें 1 ईयर का माइनस कर दोगे, यानी 12 मंथ्स के ही हमें शो करनी है, ये आपको याद रखना है। तो आउटस्टैंडिंग में क्या था, अगर मान लो 8 मंथ के शो किए हैं और 4 मंथ के देने से रह गए हैं, तो 4 मंथ के हम ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग में, वो 12 मंथ का बन जाता है। ये आपका क्या था, ये कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। अब वहीं प्रीपेड में क्या है, मान लीजिए आपने 15 मंथ्स का पे कर दिया कोई भी एक्सपेंसेस, ठीक है, बट एक्चुअली 12 मंथ्स का दिखाना है आपको, तो 3 मंथ्स का आप माइनस कर दो, तो आपको रखना कितना है, 12 मंथ्स का, तो ये आपका प्रीपेड हो गया। अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि जो भी हमारे एक्सपेंस और इनकम है हमें 12 मंथ्स के ही दिखानी है। तो अगर आपका देने से रह गया है वो आउटस्टैंडिंग हो गया, और एडवांस में ज्यादा दे दिया तो वो प्रीपेड हो गया, तो उसको माइनस कर देंगे। अगेन सेम वही पैटर्न है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, अगर वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस था तो उसमें से जो भी एक्सपेंसेस है उसमें से डिडक्ट कर देंगे। ये अभी हमने देखा ना, 15 मंथ्स का दिया हुआ है तो 3 मंथ्स का डिडक्ट कर देंगे, 12 मंथ्स का ही आएगा। अगर P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो अगेन यहां भी डिडक्ट कर देंगे, तो डिडक्टेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, जो भी डेबिट साइड में आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसमें से आप माइनस कर देंगे। अच्छा, आपने एडवांस में किसी को पेमेंट कर दिया है, वो पेमेंट तो अब वापस तो लोगे नहीं, वो आपको आगे तक काम आएगा, तो वो आपकी एसेट हुई या लाइबिलिटी? वो आपकी एसेट है। लाइबिलिटी क्या थी, जो देने से रह गई है वो लाइबिलिटी थी, और जो एडवांस में दे दिया है आगे भी काम आएगा वो आपकी क्या है, वो एसेट है। तो बैलेंस शीट में कहां आना चाहिए, ये बैलेंस शीट में शोन ऑन द एसेट साइड। तो आप देख सकते हैं एसेट साइड हम इसको नोट डाउन करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज एक एंट्री है जो आपको एक्चुअली ये बता रही है कि कोई भी एरर हो गया या कोई भी एडवांस में दे दिया है, कोई भी देने से रह गया है, उसको P&L या बैलेंस शीट में डायरेक्टली इंक्लूड कर दो, एडजस्ट कर दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट और एंट्रीज लिए। अभी तो हमने बात की थी एक्चुअली एक्सपेंसेस की, अब हम बात करते हैं इनकम की। इनकम भी दो तरह की हो सकती है, या तो कोई इनकम मिलने से रह गई है या कोई इनकम एडवांस में ही मिल गई है। जिस तरीके से एक्सपेंसेस थे ना, देने से रह गए हैं या फिर एडवांस में दे दिए हैं, इसी तरीके से इनकम या तो एडवांस में मिल गई है या अभी मिलने से रह गई है बिजनेस को। तो अब समझते हैं इनकम के में। तो देखिए, इनकम के बारे में दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्रूड इनकम और एक होती है अनएक्रूड इनकम। जो इनकम हमने अर्न कर लिया है, जो इनकम हमने अर्न कर लिया है बट नॉट रिसीव, पर अभी रिसीव नहीं हुई है, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। जैसे जो एक्सपेंसेस देने से रह गए थे वो क्या थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जो इनकम मिलने से रह गई है, मतलब मैंने कोई काम तो कर लिया पर वो इनकम मिलने से रह गई, अभी मिलेगी मुझे, इसी साल की है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की, तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम, अर्जित इनकम। ठीक है, तो अब आपको इनकम मिलनी ही मिलनी है, तो ये क्या होगा, आपकी इनकम होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम कहां आती है, क्रेडिट साइड में आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी इनकम थी दिखा रखी है उसमें ऐड कर देंगे क्रेडिट साइड में। वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो आपको कोई भी इनकम मिलने से रह गई है, अभी आपको मिलेगी ना, तो वो आपकी लाइबिलिटी तो नहीं है, वो तो आपकी असेट है, आपको वो पैसा मिलेगा, तो शोन ऑन द असेट साइड एज अ करेंट असेट। ठीक है, अब अपोजिट क्या होता, अपोजिट होता कोई इनकम आपको एडवांस में मिल गई है पर उसका काम अगली साल होगा,
कोई इनकम आपको इनकम मिलनी थी 12 मंथ्स की, बट किसी ने आपको 20 मंथ्स की इनकम दे दी पहले ही कि काम बाद में कर देना, अभी पहले ही पैसे ले लो। क्या बिजनेस में 20 मंथ्स की इनकम शो करेंगे? नहीं, केवल 12 मंथ की ही शो करेंगे। अच्छा, 12 मंथ की शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी इनकम है 20 मंथ्स की इनकम आई होगी, क्योंकि रिकॉर्ड हमने 20 मंथ्स की होगी जर्नल में, फिर लेजर में 20 मंथ्स की आ गई होगी, ट्रायल बैलेंस में 20 मंथ्स की, और फाइनल अकाउंट्स में भी 20 मंथ्स की आ गई। हम क्या करेंगे? उसको डिडक्ट करके 12 मंथ्स की बना देंगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो ऐसी इनकम को क्या बोलेंगे? ऐसी इनकम को बोलेंगे अनएक्रूड इनकम, यानी वो इनकम जो आपको रिसीव तो हो गई है, ऐसी इनकम, जस्ट अ सेकेंड, ऐसी इनकम जो आपको रिसीव तो हो गई है, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, पर अर्न नहीं की है। समझ में आया? तो रिसीव हो गई है, अर्न नहीं किया, तो जब तक अर्न नहीं करी तो कैसे शो कर दोगे? तो 12 मंथ्स की शो करनी है। तो क्या ट्रीटमेंट होगा? पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस साइड में जो भी आपने क्रेडिट साइड में इनकम दिखा रखी होगी 20 मंथ्स की, उसमें से 8 मंथ्स की माइनस कर देंगे और 12 मंथ्स की दिखाएंगे। अगर 15 मंथ्स की आ रखी है तो उसमें से 3 मंथ्स की माइनस कर देंगे, 12 मंथ्स की दिखाएंगे। पता कैसे लगेगा 3 मंथ्स की माइनस करनी है 8 मंथ्स की? तो जो भी आपका डाटा होगा उस डाटा में गिवन होगा कि कितनी एडवांस आई हुई है, कितने मंथ्स की, तो अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, उसमें भी समझेंगे। तो लिखा हुआ है डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में जो भी इनकम है जिससे रिलेटेड है उसमें से ही माइनस कर देंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या करना चाहिए? कोई आपको इनकम पहले ही मिल गई है एडवांस में, पर अभी अर्न नहीं किया आपने, तो ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। जब तक काम नहीं करोगे तब तक कैसे अर्न कर लिया आपने? तो ये आपकी लाइबिलिटी है। तो शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड एज अ करेंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड हम शो करेंगे एज अ करेंट लाइबिलिटी। तो अब 3 चीजें हमने पढ़ ली। पहला हमने क्लोजिंग स्टॉक पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपका देने से रह गया है वो आउटस्टैंडिंग है, आपको एडवांस में मिल गई है वो प्रीपेड है। 3 ये हो गई। फिर फोर्थ पढ़ा हमने इनकम से रिलेटेड। इनकम में भी 2 चीजें, जो मिलने से रह गई है वो एक्रूड इनकम है, उसको प्लस कर देंगे, और जो एडवांस में मिल गई है अनएक्रूड इनकम, उसको माइनस कर देंगे और लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो ये 5 एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने कर ली। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी डेप्रिसिएशन। अब देखो, बिजनेस में ये कहा जाता है कि हमें फेयर पोजीशन दिखानी चाहिए, ट्रू पोजीशन दिखानी चाहिए। अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूं, मान लीजिए मैंने कार परचेज की बिजनेस में, और वो कार मैंने 10 लाख रुपीस की परचेज की। अब वो बैलेंस शीट में मैं 10 लाख रुपीस की एसेट्स में दिखा रहा हूं हर साल। क्या एक्चुअल में वो 10 लाख की रहेगी? 5 साल बाद भी, 3 साल बाद भी नहीं, उसकी वैल्यू कुछ डेप्रिशिएट हो जाएगी, यानी वियर और टीयर यूज की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर बैलेंस शीट में एसेट में आप 10 लाख दिखाते ही जा रहे हो तो गलत पोजीशन शो कर रही है ना। तो आपको क्या करना है? जो भी डेप्रिसिएशन है उसे हर साल एडजस्ट करना है। तो इसकी कहीं भी एंट्री हुई नहीं होगी, ये आपको खुद करनी है। कैसे करेंगे? अच्छा, मुझे बताइए, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि जो आपकी कार है वो 10 लाख रुपीस की है, और मान लीजिए इस पर डेप्रिसिएशन 10% लगता है, तो यानी हर साल एक तरीके से 1 लाख कम हो जाती है वैल्यू। और बैलेंस शीट में हम कितने की दिखा रहे हैं? 10 लाख की, पर दिखानी कितने की चाहिए? 9 लाख रुपीस की दिखानी चाहिए। तो द पॉइंट इज, कैसे दिखाएंगे? तो ये 1 लाख रुपीस आपका क्या है? आपका नुकसान है या आपका फायदा है? आपका लॉस है, नुकसान है। तो नुकसान को हम इनडायरेक्ट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो आप देखिए यहां लिखा हुआ है ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस शोन ऑन द डेबिट साइड एज अ सेपरेट आइटम। यानी हम क्या करेंगे? पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन कार लिख के 1 लाख रुपीस शो कर देंगे। अब बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन ये किससे रिलेटेड है? कार से रिलेटेड है। कार कहां लिख रही होगी? असेट्स में लिख रही होगी। तो जो भी आपकी कार असेट्स में लिख रही होगी, कार 10 लाख रुपीस, उसमें से आप माइनस करोगे लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीस, और जो आप फाइनल वैल्यू शो करोगे वो आप 9 लाख रुपीस इस तरीके से शो करोगे। तो इससे क्या हुआ? बैलेंस शीट में जो हमारी असेट है उसकी हमें रियल पोजीशन मिलने लगी। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज वही थी जो लिखने से रह गई हैं या जिनका ट्रीटमेंट नहीं किया। तो डेप्रिसिएशन कभी भी जनरल एंट्री बनी नहीं होगी हमारी, क्योंकि साल के एंड में ही हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो क्योंकि लॉस है तो पी&एल के डेबिट साइड में आएगा, और क्योंकि ये हमारी असेट में से माइनस होगा, क्योंकि लॉस था तो असेट में से माइनस होना चाहिए, तो माइनस हो गया, और जितनी भी वैल्यू बची वो हम दिखाएंगे। फिर अगली साल नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 9 लाख पे अगर लगाएंगे फिर 1 लाख की डेप्रिसिएशन,
तो फिर से नेक्स्ट ईयर P&L के डेबिट में 1 लाख रुपीस लिखेंगे और बैलेंस शीट में 9 लाख में से 1 लाख माइनस करके फिर 8 लाख शो करेंगे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं और कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखिए कैपिटल तो हम सभी को पता है, कैपिटल क्या होता था। कैपिटल वो अमाउंट होता था जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है, ओनर ने बिजनेस को दिया है, और ये बिजनेस की लायबिलिटी है कि उसको वापस करे। यानी बिजनेस ये मान के चलता है किसी और पर्सन ने दिया, थर्ड पार्टी की तरह मान के चलता है। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, ये बिजनेसमैन है यानी ओनर है, और इसने बिजनेस को पैसा दिया। हमने ये पहले ही डिस्कस किया था कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट पर्सन है। अगर बिजनेस कहीं और से भी पैसा लेता तो बिजनेस को उसे इंटरेस्ट देनी पड़ती है, अगर बैंक से पैसा लेता तो इंटरेस्ट पे करनी पड़ती ना। यहाँ पे अब बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट पे करेगा, तो जब बिजनेस पे करेगा इंटरेस्ट तो बिजनेस को क्या हुआ, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और दूसरी चीज पे करना बाकी है अभी। तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग में नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ट्रेडिंग में केवल परचेज से रिलेटेड या फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं। अब ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है P&L अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है। अगर 1 लाख का लोन लिया था और 10,000 की इंटरेस्ट दे रहा है 10,000 की, तो ये 10,000 एक्सपेंस है ना बिजनेस का, तो यहाँ पे डेबिट साइड में शो करेंगे एज अ सेपरेट आइटम। तो यहाँ पे P&L अकाउंट में आप क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मान लीजिए 10,000 अमाउंट होता तो 10,000 का अमाउंट। अब ये देने से रह गया है। अब बिजनेस ना जनरली कैपिटल पे इंटरेस्ट अलग से पे नहीं करता। अगर ओनर ने मान लीजिए 5 लाख रुपए दिए थे बिजनेस को, तो बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस की लाइबिलिटी और कैपिटल में, लाइबिलिटी में कैपिटल लिख रही होगी 5 लाख रुपए, उसी में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लीजिए 10,000 और देनी है बिजनेस को, पहले 5 लाख वापस करने थे, अब 10,000 की इंटरेस्ट हो गई, तो अब बिजनेस को पहले तो कैपिटल लिखा हुआ था 5 लाख रुपीस, अब बिजनेस को इंटरेस्ट भी पे करनी है इस पे, तो इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे 10,000 रुपीज, और जो फाइनल अमाउंट शो करेंगे वो 5,10,000 का शो करेंगे। तो ये कहां शो कर रहे हैं, ये हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर रहे हैं। तो आपने फॉर्मेट देखा हुआ है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल आती है, उसी में ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट में लिखा हुआ है shown on the liability side by way of addition to the capital, कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं। तो एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सपेंस था, तो बिजनेस ने P&L अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में लिख दिया, और क्योंकि अभी देने से रह गया है, लायबिलिटी है बिजनेस की, तो लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से क्या हो सकता है, जैसे कि बिजनेस ने कैपिटल लिया, अब अपोजिट भी हो सकता है, जो ओनर है वो बिजनेस से पैसा ले ले। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहां पे ये ओनर था और ये बिजनेस था, ये दोनों अलग अलग लोग थे। अभी तो क्या हो रहा था कि ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया था, तो ये कैपिटल थी। अब हो सकता है बिजनेस ओनर को कुछ पैसा दे दे, यानी ओनर बिजनेस से कुछ पैसा निकाल ले, तो उसी को ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ओनर ने पैसा ले लिया, तो अब बिजनेस क्या कहेगा, तुम भी हमें इंटरेस्ट दो, जैसे हम तुम्हें कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे थे, अब तुमने हमसे पैसा लिया है, अब तुम हमें इंटरेस्ट दो। अब जब ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा तो अब बिजनेस के लिए इनकम हो गई, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट P&L अकाउंट में देखिए, शोन ऑन द क्रेडिट साइड एज अ सेपरेट आइटम। अब प्रॉफिट एंड लॉस में ये बिजनेस की इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और दूसरा, अब दूसरे बैलेंस शीट में दो तरीके हैं, जो आपने कैपिटल लिखी थी ना, अब बिजनेस को मान लीजिए बिजनेस ने 5 लाख रुपए लिए ओनर से, और बाद में ओनर ने भी पैसे ले लिए थे कुछ और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कैपिटल में से इसको डिडक्ट कर देंगे, यानी कैपिटल कम हो गई, यानी अलग से नहीं देगा ओनर बिजनेस को, अपनी कैपिटल में से ही माइनस कर देगा। तो आप देखिए शोन ऑन द लायबिलिटी साइड बाय डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल, कैपिटल में से ही माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में क्या चीजें ऐड हो रही हैं और क्या चीजें माइनस हो रही हैं, ये आपका मान लीजिए कैपिटल है, तो इसमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसमें ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्दर माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने 2 पॉइंट और पढ़ लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है, ये वही सारी चीजें हैं जो आपके लिखने से रह गई हैं और अब आप उनको समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेटर्स की।
आपने सुना हुआ होगा ये टर्म डेटर क्या होता है। देखिए बिजनेस की बात करते हैं, मैं आपको डेटर एक बार समझा देता हूं क्या होता है। देखिए बिजनेस में जब हम डीलिंग करते हैं ना, तो कैश और क्रेडिट दो तरह की डीलिंग होती है। कैश वालों से तो पैसा आ गया, क्रेडिट वालों से पैसा आना बाकी है, अभी मिलना बाकी है। अगर मेरा एक लैपटॉप था, वो मैंने 1 लाख का सेल किया था किसी कस्टमर को, और उस कस्टमर ने 60,000 पे कर दिए, तो 40,000 मिलने से रह गए हैं अभी। तो जो 40,000 मिलने से रह गए हैं वो पर्सन हमारे लिए डेटर है, ठीक है। और इसी तरीके से अब बिजनेस भी किसी से उधार लेता है। मान लो मैंने एलजी कंपनी से उधार लिया होता, तो मुझे एज ए बिजनेसमैन पे करना है एलजी कंपनी को, तो मैं उसके लिए क्या हूं, क्रेडिटर। तो अभी डेटर की बात करते हैं। अब ये जो आपके डेटर होते हैं जिनसे आपका पैसा मिलने से रह गया है, क्या आप 100% श्योर हो कि बिजनेस में जितने भी डेटर्स हैं वो सारा पेमेंट कर देंगे पूरा? कुछ हो सकता है नुकसान हो जाए। तो हमने एक कन्वेंशन पढ़ा था, कंजर्वेटिव कन्वेंशन, कि हमें जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेज हो सकते हैं उनके लिए प्रोविजंस बना के चलनी चाहिए। तो ये भी जनरल एंट्री हुई नहीं होगी। हम 2%, 1%, 5%, ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है, किस इंडस्ट्री में वो किस नेचर का बिजनेस है, उतना एक प्रोविजन बना के चलते हैं। प्रोविजन यानी इतना हमारा लॉस हो सकता है। तो अब मान लीजिए मैं आपसे कहता कि अगर मेरे 1 लाख रुपीज के डेटर्स हैं और मैं इस पर 5% का प्रोविजन बना के चल रहा हूं, यानी 5,000 का मेरा लॉस हो सकता है। तो अब इस लॉस को कहां शो करेंगे? सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहां शो करेंगे? डेबिट साइड में हम शो करते हैं सारे लॉसेज और एक्सपेंसेस, ये हमने डिस्कस किया था। और क्रेडिट साइड में इनकम और गेन शो करते हैं। बट ये बिजनेस का लॉस है तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करेंगे। दूसरा, बैलेंस शीट में आपने डेटर शो कर रखे होंगे, ये आपकी एसेट है, इनसे पैसे मिलने हैं आपको। 1 लाख रुपीज के डेटर शो कर रखे होंगे आपने। अब 5,000 का आपका नुकसान हो गया, तो कितने के डेटर्स रह गए? 95। तो आप लेस डेटर्स पे प्रोविजन या डिस्काउंट 5,000, और यहां कितना शो करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में? 95,000 का। तो ये जो आइटम जिससे रिलेटेड है ना उसी में एडजस्ट करना है, अलग से नहीं लिखना, ठीक है। तो क्योंकि लॉस हो रहा था तो बैलेंस शीट में डेटर्स हमारे एसेट साइड में आते हैं, उसमें से इनको माइनस कर देंगे। तो दो ट्रीटमेंट थे, पहला क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे अगर कोई भी डेप्रिसिएशन का पॉइंट आया है। अभी डेप्रिसिएशन मशीन पे भी हो सकती है, कार पे भी हो सकती है, किसी भी एसेट पे हो सकती है, फर्नीचर्स पे हो सकती है, बिल्डिंग पे हो सकती है। तो जो भी है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दोगे आप। किस तरीके से लिखोगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन, अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, फर्नीचर है तो फर्नीचर, कार है तो कार, मशीन है तो मशीन, वो पूरा नाम लिख दोगे। और असेट साइड में जो भी कंसर्न असेट है उसमें से उसको माइनस कर दोगे। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रोविजन हो गया डेटर्स से रिलेटेड। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक लास्ट एंट्री और पढ़ लेते हैं, रिजर्व फॉर प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया, हमारे कुछ डेटर्स थे जो हमें पैसा देंगे, हमने उनके लिए प्रोविजन बना दिया कि वो हमें 2%, 5% नहीं देंगे। इसी तरीके से एज ए बिजनेसमैन मैंने एलजी कंपनी से ले रखा है, या मैंने सैमसंग कंपनी से लिया हुआ है, या मैंने लिनोवो से, जहां से भी सामान खरीदा, मैं ये सोच के चल रहा हूं मैं भी उनको पैसे नहीं दूंगा, 1% या 2%, जो भी है। तो अब क्या होगा? ये मेरे बिजनेस के लिए फायदा हो जाएगा कि मुझे पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो जैसे डेटर्स पे नुकसान हो रहा था, क्रेडिटर्स पे फायदा हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो आपको लाइबिलिटी है, जो आपको पैसा देना है किसी को, और आप ये सोच के चल रहे हो 1 लाख में से 2,000 नहीं दोगे, तो वो 2,000 रुपए का तो आपका फायदा हो गया। तो जब बेनिफिट हो गया तो कहां शो होगा? तो अब ये कहां शो होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक तो क्रेडिट साइड में शो होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लॉसेस शो करते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम शो करते हैं। तो ये आपका फायदा हो रहा है, तो ये आप क्रेडिट में शो करोगे। और लाइबिलिटी साइड में आपके क्रेडिटर्स लिख रखे होंगे आपने बैलेंस शीट में, आपने लिख रखा था कि मुझे क्रेडिटर्स यानी 1 लाख रुपीज का पेमेंट करना है, और अब आप कह रहे हो आप 2,000 का पेमेंट नहीं करोगे, तो आपकी लाइबिलिटी कितने की रह गई? 98,000 की। तो आप क्रेडिटर्स में से ही लेस प्रोविजन या डिस्काउंट 2,000 रुपए माइनस करके कितना शो करोगे? 98,000 शो करोगे। तो इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट की। तो ओवरऑल अगर मैं आपको ये दिखाऊं ये एडजस्टमेंट्स हम कहां कर रहे थे सारी, तो आप ये देखिए जो फॉर्मेट था हमारा, ये फॉर्मेट अब आपको विजिबल होगा। हमने सारे एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में या तो डेबिट साइड में करे या क्रेडिट साइड में करे। अगर डायरेक्ट है तो वो डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में करे, इनडायरेक्ट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या किया था? अगर जो भी एक्सपेंसेस थे देने से रह गए उनको प्लस कर दिया, जो भी एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया उनको यहां से माइनस कर दिया। इसी तरीके से इनकम में किया। और सेम हमने बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में मैंने आपसे कहा कि डेटर्स में से माइनस कर दो, क्रेडिटर्स में माइनस कर दो, कैपिटल में ऐड कर दो,
ठीक है, जो भी आपकी मशीन, लैंड, फर्नीचर है उसमें से माइनस कर दो। यानी हम ये देख रहे हैं फाइनल अकाउंट्स जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है, इनके बाद हम अकाउंट्स नहीं बना रहे, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं। जो भी एडजस्टमेंट है हमने यही इन दोनों में एडजस्ट कर दी, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्ट पता लगेगा और हमारी असेट्स और लायबिलिटी की एग्जैक्ट पोजीशन पता लगेगी। तो इसी तरीके से ये तो केवल 10 एडजस्टमेंट एंट्रीज थी, पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 भी लेके आने वाले हैं जिसमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज और रह गई हैं, हम उनको भी कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारे अकाउंटिंग के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। पहला जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग की, कैसे करते हैं, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, पूरा वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। फिर उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं सेकंड स्टेप में, वो हमने लेजर का पूरा वीडियो बना रखा है। थर्ड स्टेप क्या था, उनके बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखते हैं, वो हमने थर्ड वीडियो बना रखा है। और फोर्थ ये हमने बना रखा है कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर रखा है। और फाइनली फिफ्थ में कि एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं, वो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई क्वेरी है या कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। थैंक यू फॉर टुडे।